नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अनूप तिवारी है और मैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हम उन्नत भारत अभियान के तहत गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे। गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें ग्राफीय प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए, आपके सामने यह टेबल है और आप पढ़कर यह बताइए कि x की वैल्यू के साथ जो y की वैल्यू है वह घट रही है या बढ़ रही है। शायद इसे बताना मुश्किल होगा, किंतु अगर अब मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, तब आप आसानी से बता देंगे कि जो x की वैल्यू है उसको बढ़ाने पर हमारी y की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि अब तो आप यह भी बता सकते हैं कि 0 से कुछ समय तक तो यह बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी और फिर एक निश्चित वैल्यू के बाद 100 तक यह ज्यादा बढ़ती है, फिर 100 के बाद 250 तक यह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही फायदा है कि हम अगर किसी दो राशियों के बीच संबंध का अगर ग्राफ बना लें तो हम ग्राफ को आसानी से पढ़ सकते हैं और उनके बीच संबंध को दर्शाते हुए उत्तर दे सकते हैं। इसलिए हम गति का भी ग्राफीय प्रदर्शन करते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सकें। आज हम विषय सूची में 3 चीजें को रखेंगे। पहला तो ग्राफ, फिर गति का ग्राफीय प्रदर्शन और फिर उससे जुड़े कुछ प्रश्न। आइए अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफ एक आरेख जिसमें दो मात्राओं, मापों आदि के बीच संबंध को सीधी या वक्र रेखा से दिखाया जाता है। इसमें हमारे पास एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और किसी बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक उसकी वाई अक्ष से दूरी होती है, मतलब इससे दूरी होती है, और वाई निर्देशांक उसकी एक्स अक्ष से दूरी है, मतलब एक्स अक्ष से वह कितनी ऊंचाई पर है वह उसका वाई निर्देशांक होता है। तो उसके निर्देशांक कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे जैसे x, y। अब अगर हमें उस बिंदु को प्रदर्शित करना है और उसका निर्देशांक x, y है तो हम क्या करेंगे, पहले तो x निर्देशांक मतलब y से उसकी दूरी, मतलब यहाँ पर कहीं, और y से दूरी मतलब x से कहीं पर होगा। तो बिंदु के निर्देशांक x, y तो वह यहाँ कहीं पर आ जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक सवाल को लेते हैं जिसमें y बराबर 2x है। हाँ, तो x यहाँ पर ऐसी मात्रा है जो किसी पर आधारित नहीं है, तो हम उसे हमेशा क्षैतिज रेखा पर दर्शाते हैं, और y जो कि x पर आधारित है, इस प्रकार की मात्रा को हम y अक्ष पर दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमें x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू एक्स, मतलब 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 बराबर 2। ऐसी अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। और अब हमारे पास दो बिंदु है जिनके निर्देशांक क्या क्या होंगे, x, y, मतलब 1, 2 और 3, 6, और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर पहले बिंदु को हमने यहाँ रख दिया जिसका निर्देशांक 1, 2 था, और दूसरे बिंदु को यहाँ रख दिया जिसका निर्देशांक 3, 6 था। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अभी जो रेखा प्राप्त हुई है यह हमारा ग्राफ है। यह क्या दर्शाती है, y की निर्धारिता x पर की x मतलब y x पर किस प्रकार निर्धारित है, आधारित है। अब गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ते हैं। गति का ग्राफीय प्रदर्शन हम दो ग्राफ के बारे में जानेंगे। पहला है दूरी और समय का ग्राफ और दूसरा है वेग और समय का ग्राफ। दूरी और समय का ग्राफ मतलब कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसकी दूरी समय के साथ कैसे कैसे बदलेगी। उसी प्रकार वेग और समय का ग्राफ दर्शाता है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ चल रही है तो उसका वेग समय के साथ कैसे चलेगा। चलिए अब हम दूरी समय ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वह हमारी दूरी की समय पर निर्भरता को दर्शाता है।
अर्थात यह बताता है कि समय के साथ कोई गतिमान वस्तु किसी समय अंतराल पर कितनी दूरी तय करेगी। अब हम जानते हैं कि समय किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह हमेशा चलता रहता है, इसलिए हम समय को एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। ये देखिए, ये एक्स अक्ष पर हम समय को दर्शाएंगे, और यहाँ हम दूरी की निर्भरता समय पर दिखा रहे हैं, इसलिए वाई अक्ष पर हम दूरी को दर्शाएंगे। मतलब हम यहाँ पर जो समय के साथ यह देख रहे हैं कि वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है, तो वह हम वाई अक्ष पर दर्शाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब जब दूरी और समय ग्राफ को हम दर्शाने जाएंगे तो हमारे पास दो अवस्थाएं होंगी वस्तु की चाल की। पहली अवस्था होगी जब वस्तु विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था मतलब वह समय के साथ एक ही जगह पर रखी हुई है, तो विराम अवस्था हो गई। और दूसरा, जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। एक समान चाल से चलना मतलब कि अगर जान लीजिए आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वह उसी रफ्तार से जा रही है, और हम समय के साथ उसकी दूरी को नापते जा रहे हैं कि वह कितनी चल रही है। और तीसरा होता है जब वस्तु असमान चाल से चल रही हो या त्वरित अवस्था में हो, मतलब कि उसकी स्पीड घट बढ़ रही हो। कभी 60 पर थी तो वह अब 62 पर हो गई 1 सेकंड बाद, अब 2 सेकंड बाद 64 पर हो गई, इस प्रकार से। तो सबसे पहले दूरी और समय ग्राफ का पहला प्रकार जानते हैं, जब वस्तु विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था से मतलब है वस्तु अगर विराम अवस्था में है, इसका अर्थ यह है कि समय के साथ यह दूरी तय नहीं करेगी। तो हमारे पास निम्नलिखित सारणी होगी, कुछ इस प्रकार होगी कि हमने स्टॉप वॉच का समय शुरू कर दिया था, पर वस्तु वहीं पर रुकी हुई है, तो 1 सेकंड बाद भी दूरी 0 है, 2 सेकंड बाद भी दूरी 0 ही है, 3 सेकंड बाद 0 0 0 हर समय के साथ। तो हमारे पास कैसी इक्वेशन होगी? इसका जो पहले वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 1, 0, मतलब 1 कहाँ? यहाँ 1, क्योंकि जो पहला वाला है वो y अक्ष से दूरी दर्शाता है, और 0 मतलब x अक्ष से कितनी दूरी होगी? 0, तो उसी के ऊपर आएगा। उसी प्रकार 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, और जो हमें इक्वेशन है, अगर हम ग्राफ मैथमेटिकल देखें तो हमें y = 0 की इक्वेशन का एक ग्राफ मिलेगा, और हम यह कह देंगे कि हमारे ग्राफ की रेखा x अक्ष होगी यदि वस्तु विराम अवस्था में है। तो ये देखिए यहाँ पर x अक्ष रेखा है। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। एक समान चाल से चलने का मतलब है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। यहाँ देखते हैं, हमने स्टॉप वॉच शुरू कर दी, 0 से शुरू होगी, अब वो सेकंड नापती जाएगी, और हमारी वस्तु को भी हमने प्रारंभ बिंदु पर रख रखा है, इसलिए उसकी दूरी कितनी है? 0 है। अब वह 2 सेकंड बाद उसने 3 मीटर तय करी। अब हमारी वस्तु समान चाल से चल रही है, इसका मतलब अगले 2 सेकंड में भी वह 3 मीटर ही चलेगी, तो अब वो 6 पर पहुंच गई है। अब 4 के बाद 2 सेकंड और गुजरे, अब वह 6 सेकंड में 3 मीटर का और चल के 9 मीटर पर पहुंच गई है। तो हमारे पास कौन कौन से निर्देशांक होगा? 0, 0, 2, 3, 4, 6 और 6, 9, और इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर हम जैसे कि 0, 0 को यहाँ पे लगा दिया, फिर 2, 3 मतलब 2, 3, इन बिंदुओं को सभी को रखने के बाद हमारे पास ये ग्राफ मिल जाएगा, जो कि एक सीधी रेखा होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम दूरी और समय का अनुपात लें, मतलब दूरी और समय को अनुपात में लिख दें, जैसे ये दूरी है और ये समय है, तो 3:2, 6:4 और 9:6 लिखेंगे, तो उन सभी का अनुपातों का उत्तर भी क्या होगा? 3:2, 3:2, 3:2, मतलब ये उनका सरल फॉर्म इस अनुपात में आ जाएगा। अब ऐसे हमें सभी अनुपात एक से क्यों दिख रहे हैं? हमें सभी अनुपात इसलिए दिख रहे हैं कि दूरी और समय क्या है? दूरी बटे समय या दूरी अनुपात समय चाल ही होती है, और हम पहले ही बोल चुके चाल समान होगी, इसलिए हमें सभी का अनुपात समान ही तो मिलेगा, और इसलिए एक ग्राफ को हम दूसरी भाषा में समानुपाती ग्राफ भी कहते हैं। इसलिए हमें इस इक्वेशन को, यह इक्वेशन का ग्राफ मिलता है y = kx। और हमें नोट करने वाली बात यह है कि समान चाल से चल रही वस्तु का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यह आपसे पूछा भी जा सकता है प्रश्न में। दूरी समय ग्राफ का उपयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अब हमने इसको पढ़ लिया है, अब अगर हमें कोई पूछे तो हम इसको कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ? पहला उपयोग तो यह है कि किसी दिए हुए समय पर प्रारंभ बिंदु से उसकी दूरी पता करना। मतलब अगर कोई ने बोल दिया कि हमने ये ग्राफ दे दिया है आपको, इस प्रकार से ये दिख रहा है आपको ग्राफ, और आपको अब हमें बताना है कि वह 4 सेकंड पर, मतलब 4 सेकंड समय होने के बाद वह कितने डिस्टेंस पर या कितनी दूरी पर पहुंची। तो 4 सेकंड मतलब ये समय दिखा रहा है, तो यहाँ 4 सेकंड पर आ गए, और दूरी हमने मीटर में ले रखी है, यहाँ आप अपने हिसाब से
उसको कर सकते हैं कि मीटर में लेना, सेंटीमीटर में। अब हम 4 सेकंड पर देखें तो हमारी जो दूरी है वो कहाँ है, ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, 6 ऊंचाई पर है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी दिए हुए समय पर मतलब 4 सेकंड पर वह 6 मीटर की दूरी पर है। अब दूसरा है वस्तु की चाल पता करना। वस्तु की चाल कैसे पता करेंगे, हम ग्राफ में ऐसे मान लें, कोई कहे हमें t1 से t2, t1 मान लेते हैं 2 सेकंड और t2 मान लेते हैं 6 सेकंड, उसने 2 सेकंड से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको t1 मतलब 2 सेकंड से इसके बिंदु की दूरी देख लेंगे तो वो 3 है, और t2 सेकंड पर वह 9 है। मतलब t1 पे हम मान लेते हैं s1 मिला है, t2 पर s2, तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 ऋण 2 मतलब t2 माइनस t1 सेकंड में उसने s2 माइनस s1 दूरी को तय किया है। तो ये दूरी और बटे समय करने पर हमें क्या मिलेगा, दूरी बटे समय चाल। तो बस इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी चाल क्या होगी। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। जब वस्तु असमान चाल से चल रही हो या त्वरित अवस्था में हो तब क्या होता है। अब असमान चाल से चलना या त्वरित अवस्था का मतलब यह होगा कि समय के साथ उसकी जो स्पीड है या चाल है वह बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब बढ़ रही है तो मतलब पहली बार में क्या बोलते, जब शुरू किया था वह अपनी जगह पर थी, अब अगले 2 सेकंड में वह 1 मीटर चली है, अगले 2 सेकंड में वह अब 3 मीटर चल गई है, अब 5 चल गई, तो मतलब ये असमान चाल से चल रही है। आप देख सकते हैं कि पहले 1 मीटर चल रही थी, पहले 2, तो इस प्रकार की जब ग्राफ मिलते हैं तो असमान चाल के ग्राफ होते हैं, ऐसा हम अक्सर देख सकते हैं। अब इस प्रकार का ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार के बिंदुओं को हमने रखा, जब 2,1 सभी बिंदुओं को वहां रख के देखा तो हमें एक आरेखीय ग्राफ मतलब एक सीधी रेखा ना मिलकर एक वक्र रेखा प्राप्त हुई। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि जब वस्तु असमान चाल से चल रही हो या त्वरित अवस्था में हो तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, आरेखीय ग्राफ, मतलब एक सीधी रेखा नहीं मिलती है। चलिए, अब हमने दूरी और समय का ग्राफ पढ़ लिया है, अब हम वेग और समय के ग्राफ पर आते हैं। वेग और समय का ग्राफ में ये जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष पर कौन आएगा और वाई अक्ष पर। तो आप जानती हैं कि समय क्या है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह हमेशा चलता रहता है। तो हम उसे कहाँ रखेंगे, एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम क्या रखते हैं, उस मात्रा को रखते हैं जो किसी पर निर्भर ना करे। और वाई अक्ष पर हम किसे रखेंगे, जिस पर हम निर्भरता दर्शाना चाहते हैं, मतलब कि हम चाल की निर्भरता समय पर दर्शाना चाहते हैं, इसलिए हम चाल को कहाँ रखेंगे, वाई अक्ष पर। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब जिस प्रकार हमने देखा था दूरी और समय में 3 चीजें हो रही थी, कौन कौन सी थी, कि स्थिर है, अब वो समान चाल से चल रही है और असमान चाल से चल रही है। इसी प्रकार वेग और समय ग्राफ की भी 2 संभावना बनती है कि वस्तु का वेग एक समान है या एक समान त्वरित गति में। अब वस्तु का वेग एक समान का अर्थ क्या है, वस्तु का वेग एक समान है का अर्थ यह है कि वह वस्तु चाहे 0 सेकंड पर देखो तब भी वह 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, 2 सेकंड पर देखो तब भी वह 10 मीटर पर सेकंड पर चल रही है, किसी भी सेकंड पर देख लो आप 10 मीटर पर सेकंड पर चल रही है। तो अब अगर हम अपने निर्देशांक खोजें तो हमें कौन कौन से निर्देशांक मिलेंगे, पहले एक्स अक्ष वाला मतलब 0,10 उसको हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर 2,10 हमने यहाँ रख दिया, 4,10 यहाँ रख दिया, इस तरीके से सभी निर्देशांक को रख दिया। अब सभी निर्देशांकों को रखने के बाद अगर हम इनको जोड़ें तो यह हरे रंग की जो रेखा है वह हमारा समय और वेग का ग्राफ होगा जब वस्तु का वेग एक समान है। ठीक, तो हमें वस्तु का वेग जब एक समान होता है तो वेग समय ग्राफ क्या प्राप्त होता है, वेग समय ग्राफ हमें एक समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। चलिए, अब ये भी देखने की बात है कि एक समान वेग से चल रही वस्तु के वेग और समय की गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है। ये हम जानते ही हैं, हमने पाठ में पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक समान से चल रही वस्तु के समय और वेग का गुणा करते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। पर क्या ये ग्राफ हमें मदद कर सकता है कि ग्राफ को देखकर ही बता दें कि उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की है अगर वह समान वेग से। हाँ, कैसे, इस प्रकार वेग समय ग्राफ और समय के द्वारा मतलब वेग समय ग्राफ और जो समय अक्ष है इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। मतलब ये जो मान लीजिए हम 4 से 8 के बीच में प्राप्त करना चाह रहे थे, हमसे कोई पूछ रहा है कि 4 सेकंड से उसने 8 सेकंड के बीच में
कितनी दूरी तय की, तो हम ये जो बॉक्स बना है पीले रंग का, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करके जो हमें मिलेगा वह हमारे विस्थापन का परिमाण होगा। कैसे देख लेते हैं करके। जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई मतलब AB गुणे BD या AC गुणे CD। अब चलिए AC गुणे CD देखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 10 गुणे 4। देखिए चित्र की दूरी पर क्या होगा 40। अब देखते हैं यहाँ पर भी होता है क्या, तो देख लेते हैं। जैसे 4 सेकंड पर थी तो उसने कितनी दूरी तय की, 4 गुणे 10 बराबर 40। अब जब वो 8 पे थी तो 8 गुणे 10 बराबर 80 की उसने। अब 4 से उसने 8 के बीच में कितनी की, वह 40 पर थी और 8 सेकंड आते आते 80 पर हो गए, तो 80 × 40 बराबर 40 मीटर, तो बराबर ही प्राप्त हुआ अपन को। अब चलो इसको सिद्ध कर लेते हैं मैथमेटिकली। सिद्ध कीजिए कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी के बराबर होता है। तो हम पहले एक अनुमान लगाते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो v समान वेग से t1 से t2 समांतराल में s दूरी तय करती है। ठीक है, मान लिया। अब हमें पता है कि जब समान वेग होगा उसका तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। समांतराल कितना है t1 से t2, मतलब 4 से 8 सेकंड था अभी हमारा, तो हमने कैसे ज्ञात किया था, 8 में से 4 को घटा दिया था। उसी तरीके से t2 में से t1 को हम घटा देंगे तो हमें समय मिल जाएगा, और जो वेलोसिटी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी मतलब वेग का गुणा कर देंगे हम, तो विस्थापन बराबर क्या होगा, x बराबर v × t2 - t1। अब अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालें, किसका, इसका, जैसे t1 से t2 तक का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें और अगर हमें इतना ही मिल जाएगा तो हम सिद्ध हो जाएगा कि जो विस्थापन होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। चलो करते हैं। अब t1 से t2 समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल आयत ABCD होगा, वो तो देख ही रहा है हमें, क्योंकि t1 से t2 देखना है इसलिए हम यहीं तक की लेंगे, ये हमारी बाउंड्री बन जाती है। लो ये जो येलो कलर का बॉक्स है, अब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो क्या, एक आयत है। अब आयत है तो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होगा, तो AB गुणा AC, मतलब AB गुणा AC। तो AB कितना है, ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है असल में, वेग v, तो हमने v रख दिया। और AC क्या है, AC है हमारा t1 से t2 का अंतर, तो t2 में से t1 घटा देंगे तो हमें ये दिख जाएगा, तो ये घटा दिया। अब इसको इन दोनों को हम देखते हैं मिलाकर कि v गुणे t2 - t1, v गुणे t2 - t1, इसका मतलब जो s है हमारे विस्थापन में क्षेत्रफल के बराबर होगा। इनकी तुलना करने पर हमें प्राप्त हो गया, अतः इति सिद्धम। बच्चों अब हम वेग समय की दूसरी अवस्था पर आते हैं जिसमें वस्तु एक समान त्वरित गति में होती है, जिसका अर्थ है समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है। वह समझने के लिए हम इस सारणी को एक बार देखेंगे। यहाँ पर देखिए 0 से 2 सेकंड में वस्तु के वेग में 3 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आया है। अब हम अगर उसी समय अंतराल मतलब 2 से 4 सेकंड के अंतर में देखेंगे तो हमें फिर से उसके वेग में 3 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आएगा। इसी प्रकार 2-2 सेकंड बाद देखने पर हमें समान वेग मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड का ही अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार की जब चाल होती है वस्तु की तो उसे एक समान त्वरित गति में कहा जाता है। अब अगर हम इसका जो एक्सेलरेशन या फिर त्वरण निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि त्वरण क्या होता है। त्वरण की परिभाषा होती है कि यह वस्तु के वेग में जो परिवर्तन 1 सेकंड में होता है उसका परिमाण त्वरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ 2 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना होगा 3/2, 3/2 बराबर 1.5, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हमारे पास ये सारणी है। अब अगर हम इस सारणी को ग्राफ पर उतारें तो हमारे निर्देशांक क्या होंगे, 0,3, 2,6, 4,9, 6,12 इस तरीके से होंगे। और अगर हम इनको सभी को इंगित कर दें ग्राफ पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, यह जो हरे रंग की लाइन है यह हमें प्राप्त होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, वेग समय ग्राफ, जब वस्तु एक समान त्वरित गति में होगी। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो हम क्या जवाब देंगे कि एक समान त्वरित गति में जो ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है, वह होती है एक सीधी और सरल रेखा। देखिए ये दिख रही है। अब एक चीज और, क्या इस बार भी जो
इसका जो क्षेत्रफल है वेग और समय के बीच का जो क्षेत्रफल है वह इसके विस्थापन को दर्शाएगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर जो अपन उदाहरण लेते हैं 4 से 10 सेकंड के बीच का। चलिए हम 4 से 10 सेकंड के बीच में कितना एरिया होगा, हमें यह येलो कलर का बॉक्स का एरिया और ये रेड कलर के ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का एरिया जोड़ने पर जो एरिया मिलेगा या क्षेत्रफल मिलेगा वह हमारा विस्थापन होगा। तो करते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी गुणा ए सी, ए बी गुणा ए सी, ये वाला भाग। तो ए बी कितना है, ए बी होगा हमारा 4 से लेकर 10 तक का अंतर, तो 10 × 4 बराबर 6। और ए सी कितना होगा, ए सी होगा हमारा x अक्ष से यहाँ तक की ऊंचाई, तो वो कितनी है 0 से लेकर 9, तो ये 9 है ऊंचाई, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। धन हाफ ए बी इंटू बी, ये क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी का क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि कितना होता है, हाफ इंटू आधार गुणे लंब, तो आधार कितना है ए बी और लंब है यहाँ पर बी ई, तो 6 गुणे 9 इसका होगा, क्योंकि ए बी कितना है 6 और बी कितना है 9 और उसका हाफ कितना 27। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 81। अब देखते हैं क्या हमें ये असल में मिलता है। तो अभी यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त करेंगे, अगर हम दूरी निकालना चाहें तो हमने नियम गति का नियम पढ़ा है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ त्वरण आ रहा है इसलिए। पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि s बराबर क्या था v इंटू टी, यहाँ पर क्या होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर त्वरण भी है उसमें। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम s की वैल्यू के लिए u कितना है हमारा 3, तो हम 3 लिख देंगे। t कितना है 4 सेकंड पर ज्ञात करना चाहते हैं तो 4 प्लस हाफ, ये कितना है, ये कितना था निकाल चुके थे हम 1.5 है, तो 1.5 रख दिया। t कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर हमें 24 मिलेगा। उसी प्रकार जब हम 10 पे देखेंगे तो हमें 105 मिलेगा। अब अगर हम 105 में से 24 को घटाएं तो वह 81 ही आएगा, 81 आएगा। तो इसका मतलब 4 से लेके 10 सेकंड के बीच में उसने कितनी दूरी तय की 81 मीटर, और हमें उसका क्षेत्रफल भी कितना मिला था 81 मीटर। तो इस प्रकार हम क्षेत्रफल ग्राफ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, यह आपकी किताब के ही प्रश्न है। तो इनका उत्तर क्या होगा, एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको याद दिलाया था। और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक आरेखीय या वक्र रेखा होती है, यह भी हम पढ़ चुके हैं जब हमें ग्राफ ऐसा टेढ़ा सा मिल रहा था। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय के समांतर एक सरल रेखा है। सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार, समय के समांतर एक सरल रेखा पर ये दूरी समय ग्राफ। ये क्या दर्शाता है कि जब हमारा सेकंड मतलब 0 पर कितनी थी, यहाँ पर कुछ दूरी तय की होती, पर अब समय बढ़ता गया पर दूरी उसकी नहीं बढ़ी, मतलब ऊंचाई नहीं बढ़ी बस। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने प्रारंभ बिंदु पर कुछ दूरी पर तो रखी है, पर वह चल नहीं रही है, बस रखी हुई है। तो उसकी जो चाल है वह शून्य है। तो वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में होगी, अर्थात इसकी चाल 0 है, शून्य है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो चाल और समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा, मतलब जो समय है उसके साथ चाल नहीं बढ़ रही है, वह कांस्टेंट या फिर फिक्स है, एक नियत चाल है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तु है वह समान चाल से गतिमान है, मतलब ये जो समय के साथ अपना इसका विस्थापन या फिर जो दूरी होगी वह समान तय करेगी। 2 सेकंड में 3 किया तो अब वो अगले 2 सेकंड में भी 3 ही चालू करेगी। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है, वह क्या होती है, अभी बता चुके हैं कि वेग समय ग्राफ समय के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है, ये कर चुके हैं। चलिए अब हम समरी देख लेते हैं। पहला क्या देखा हमने, समान चाल से चल रही वस्तु दूरी समय ग्राफ का एक सरल रेखा होती है। दूसरा क्या देखा था, जब वस्तु असमान चाल से चल रही हो दूरी समय ग्राफ एक आरेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तीसरा क्या देखा था, एक समान वेग से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय के समानांतर एक सरल रेखा होती है, हम पढ़ ही चुके हैं। और वेग समय ग्राफ और समय के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। आपको इन्हीं चीजों को याद कर लेना है, ये आपको सवाल हल करने में मदद करेगा। धन्यवाद।